हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। मैं हूं उत्कर्ष और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इसे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9th का मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन। अब जब मोशन की बात होती है तो जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे आप लोग पढ़ोगे ना, तो कुछ नए नए टर्म्स आएंगे। जैसे पहला एक टर्म आएगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है वो पता करना, वो मैकेनिक्स में आएगा। अब मैकेनिक्स जो है वो आगे चल के दो भागों में टूट जाएगा। जैसे कि कौन कौन से? अच्छा, तो नंबर 1 पे जो हो जाएगा वो होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। और दूसरा होगा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या क्या है अब ये देखो। काइनेमेटिक्स पे हम लोगों को हमको मतलब सिर्फ मोशन से फर्क है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो रहे हैं मतलब मोशन के, उसे हमें कॉज से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब विदाउट द विदाउट द नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या है, इसमें हम लोगों को कॉज भी पता होना चाहिए। तो इसमें विद द नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ओके, दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो मतलब काइनेमेटिक्स हम लोगों को अभी फिलहाल इस चैप्टर में जो हमारा मेन टारगेट जो है वो काइनेमेटिक्स है। तो चलो काइनेमेटिक्स के बारे में और पता करते हैं। अच्छा, काइनेमेटिक्स में आगे अब जो चीज़ें पता चलेंगी, काइनेमेटिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पोजीशन है जहां से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो इट इज अ प्लेस, इट इज ए प्लेस और लोकेशन और लोकेशन where an observer will study the motion, एक पॉइंट मतलब एक प्लेस होगी, वहां पे जो ऑब्जर्वर होगा वो देख रहा होगा कि मोशन चल कैसा रहा है। अच्छा, आपने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता होगा। जैसे ये अपना एक्स वाई जेड, ये होता है एक्स वाई जेड, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोगों को काइनेमेटिक्स में अभी क्या है ना, हम लोगों को पढ़ना है 2D मोशन। अच्छा, 2D मोशन क्या होता है, चलो आगे बताते हैं। ये
3D मोशन होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, बाहर जेड डायरेक्शन में, मतलब ऐसे चलेगा फिगर, ठीक है। तो अच्छा 2D डायरेक्शन में क्या होगा, कुछ नहीं, एक लाइन, इस पे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे और पीछे, बस सिंपल एज दैट। अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वर ना ये बीच में खड़ा हुआ, साथ में घड़ी लेके, एक ऑब्जर्वर टिक टिक मारा लेके, ठीक। अब पता करते हैं कि रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है। सबको पता है यार, देखो रेस्ट और मोशन, कोई भी चीज अगर टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन में, और नहीं कर रही तो रेस्ट में। सिंपल है यार, इसमें क्या बताने की बात है। अच्छा ये रेस्ट और मोशन है ना, ये कभी डिफाइंड नहीं होते। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मैं रेस्ट पे हूँ, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो क्या है ना, ये जो रेस्ट और मोशन जो होते हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट परफेक्ट, क्या लिख रहा है यार, परफेक्ट रेस्ट और मोशन। मतलब कोई भी रेस्ट पे या कोई भी मोशन पे ऐसा हम फिक्स कर दें किसी को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब जैसे देख समझते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे ये खड़ा आपको, ये बोर्ड पे ये खड़ा पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, हाथ में हाइलाइटर मार्कर लेके, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आपको बकायदा पढ़ा रहा हूँ। होगा क्या, आपके हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से भी मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन अगर मान लो कोई एलियन यहाँ से जा रहा होगा, जादू, कोई जादू यहाँ से जा रहा होगा, तो अर्थ तो घूम रही है, तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ के साथ साथ ना मैं भी घूम रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं काय में हो गया, मैं मोशन में हो गया। और जबकि असलियत में मैं अभी किस पोजीशन पे हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। तो हम किसी भी चीज़ को ना ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि कोई कौन रेस्ट पे और कौन मोशन पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिजिक्स में ना कुछ आगे टर्म्स दिखेंगे तुम्हें। अब फिजिक्स तुम्हारी असलियत में स्टार्ट हुई है, तो टर्म देखो कौन कौन से होंगे असलियत में। ये सबसे पहले एक आएगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरे नंबर पे आएगी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है यार, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी तुम्हारे पास डायमेंशन, मतलब कोई भी तुम्हारे पास जो क्वांटिटी है, अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। किसी के पास अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है, और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई जो क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर हो गई। अच्छा ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है पता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब जब वेक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कुछ मतलब अजीब से लॉ होते हैं, वो कोई चीज फॉलो करनी चाहिए। अच्छा कोई अब मुझे ये बता सकता है कि करंट जो होता है, वो करंट अपना करंट वो इनमें से क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? बताओ, वीडियो पॉज करो और आंसर दो। चलो मैं बताता हूँ। करंट ना असलियत में स्केलर है,
वेक्टर नहीं है। अब तुम कहोगे यार वो तो लाइन में हो के डायरेक्शन बदलता रहता है अपनी, इधर से उधर इधर से उधर। तो होता क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो करंट में क्या है, अब जैसे मान लो कोई एक तार आया, एक ये इधर से तार आया, ये इसमें 5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, इसमें 3 एम्पियर करंट दौड़ रहा है। अब यहाँ से एक तार निकल गया, अब इसमें कितना दौड़ेगा, सिंपल यार, एक पॉइंट पे 5 इधर से 3 इधर से 8 दौड़ गया यार, 8 एम्पियर करंट दौड़ गया। तो हमने क्या करा, हमने कोई लॉ लगाया इसमें, नहीं लगाया यार, नॉर्मल अपनी काउंटिंग 5 और 3 8। तो इसलिए करंट जो होता है ना अपना स्केलर होता है। ठीक, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन it is the location of any object with respect to an observer। मतलब कोई भी हिसाब से किसी भी जगह, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, मान लो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो कैमरा जो है ना वो उस पोजीशन पे रखा है, तो इधर ऑब्जर्वर कौन हुआ, मैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट को एक को ऑब्जर्व कर लिया यहाँ से कि उसकी पोजीशन वो है। तो पोजीशन क्या, इट इज द लोकेशन of any object, it is the location of any object with respect to any observer। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी एसआई यूनिट, जो इसकी एसआई यूनिट होती है ना, वो होगी मीटर। मीटर। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कैसे बताऊं, वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेक्टर क्वांटिटी बाबा, इधर मान लो तुम खड़ी हो यहाँ पे मस्त अपना कोट पैंट पहन के, और यहाँ खड़ी है एक सुंदर कन्या। ठीक, डायरेक्शन जानते हो तुम लोग, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ वेस्ट ईस्ट, चलो लिख दे रहा हूँ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। और यहाँ खड़ा है इसका कुत्ता, हंसना मत अब कुत्ता देख के, देखो। अच्छा, अब तुम बताओ तुम कहाँ जाओगे, अब तुमको लड़की के पास जाना है, लड़की के पास जाना है, तो तुम किधर जाओगे, तुम बीच में खड़े हो, अपने आप को सेंटर में मानना, सेंटर में माना, तो लड़की तुम्हारे रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में हुई, नॉर्थ में, और वो मान लो 5 मीटर दूर है तुमसे, 5 मीटर। तो अब तुम उस लड़की की पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे कि वो 5 मीटर है, 5 मीटर, ये हो गया मैग्नीट्यूड इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। समझ गए हो गया, अब इससे अच्छा एग्जांपल कहाँ है यार, इन चीजों में मत पढ़ो भैया, सब फालतू की चीज है। ठीक है, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस क्या होती है, मतलब कोई भी आदमी कुछ अपना पाथ ट्रेवल करा, वो नाप लो, वो डिस्टेंस हो गई उसकी। तो डिस्टेंस क्या होती है, इट इज द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, टोटल लेंथ
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी। और इसका एसआई यूनिट मीटर, बोले तो एम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी चल रहा है, तो अगर कोई बंदा चलने लग जाए तो क्या उसकी डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अच्छा, उसकी जीरो कभी नहीं होगी, इसका मतलब, और डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है कि आज मैं -5 किलोमीटर चला हूँ, बताओ, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है पॉजिटिव बंदा चिल। ठीक। अच्छा अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इज द शॉर्टेस्ट path between initial position and final position ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका भी सेम, मीटर, एसआई मीटर। अच्छा इसका क्या है ना, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है, और ये जीरो भी है। आगे बताऊंगा देखो कैसे। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि जो डिस्टेंस है ना, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। और देखो, ये टाइम के साथ कभी कम नहीं होगा। तुमने कार में वो देखा है, चक्री ओडोमीटर लगा रहता है, वो क्या नापता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड नापता है। तो कभी तुमने देखा है कि हमारी गाड़ी चल रही हो और वो उल्टा रिवर्स बैक मतलब कम हो जाए, वो कभी नहीं होता। इसका मतलब डिस्टेंस ना हमेशा बढ़ती रहेगी, अगर तुम चले तो डिस्टेंस पॉजिटिव। इसका मतलब इट नेवर डिक्रीजेज with time। और इसका क्या है, इट कैन बी मतलब इसका कुछ नहीं है, इसका मजे लेते हैं ये। इसका क्या है कि ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, चलो मैं डाल दें इसको यार। चलो अगर मान लो एक बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, एक बॉडी है, ये यहाँ से चल रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में, यहाँ पे अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, इसने, तो इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कैसे, एक लाइन लिख देते हैं, इफ a body travels in a straight path, without changing direction,
डायरेक्शन देन, तो क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ displacement is equal to magnitude of distance, magnitude of distance। ठीक, अच्छा ये तो हो गई बात कि मतलब भैया डायरेक्शन चेंज नहीं करी। अगर इस बंदे ने डायरेक्शन चेंज कर ली, मान लो इसका मन करा कि नहीं मैं तो डायरेक्शन चेंज करूंगा, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज कर ले, इफ द बॉडी changes direction, then तो क्या होगा, then magnitude of displacement will always be less than or equal to magnitude of distance। समझ गए? अगर पाथ चेंज नहीं, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करी तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, और अगर मान लो डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाओ भैया, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, एक पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यहाँ से, पॉइंट ए से, ये यहाँ से गया 4 मीटर नॉर्थ पॉइंट बी पे, फिर यहाँ से गया 4 मीटर वेस्ट, फिर यहाँ से गया 4 मीटर साउथ। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये बताओ कि अब इसका डिस्टेंस फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड। वीडियो पॉज करो और लगाओ। हो गया? चलो देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 = 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था आपको, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है ये, मान लो नाम दे दो डी, नाम दे दो इसको सी दे दो, तो ए डी जो है वो उसका फाइनल पोजीशन है, तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, स्क्वायर बनता दिख गया, तो ए डी की लेंथ क्या होगी 4 मीटर, इसका मतलब ये जो ए डी है यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। अब आसान क्वेश्चन नहीं कराने यार, आसान क्वेश्चन तो किसी काम के नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन करो, एक लिमिटेड अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन वो क्वेश्चन करो कि जो तुम्हें सच में कुछ काम दे। अच्छा चलो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर गया ऊपर, फिर ये गया 4 मीटर इधर, और फिर ये आया 6 मीटर, 6 मीटर। नाउ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वीडियो पॉज करके जल्दी करो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना करना। ये यहाँ से टुक 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 जोड़ दिया, ये हो गया 4, तो इसका पहले डिस्टेंस निकाल लो। सबसे आसान काम पहले खत्म करो, 10 और 4 और 6 20। ठीक है, 20 मीटर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा,
10 मीटर में से ये 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसका मतलब इतना हिस्सा बताओ कितना होगा, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, ये भी 6 मीटर होगा, पूरा 10 है, तो ऊपर वाला हिस्सा, तो नीचे का बचा ये 4 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट पाथ से जोड़ दो, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया ना। अच्छा ये बताओ, अभी तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको बेस पता है, हाइट पता है, हाइपोटेनस निकाल लो यार। तो ये क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया, 4√2 मीटर, सही है ना? 16 16 32 4, हाँ ठीक है बिल्कुल, 4√2 मीटर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब एक क्वेश्चन और करना है क्या? चलो स्पीड का कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्पीड 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 क्या होता है ना, असल में स्पीड कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कितना रेट, मतलब कितना बदल रहा है वो होता है। इसका मतलब अगर सीधे शब्दों में बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अच्छा, स्पीड जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट ये होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और जैसे डिस्टेंस थी ना हमेशा पॉजिटिव, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना? अच्छा, अब ये स्पीड है ना, ये दो तरह की होती है स्पीड, 2 टाइप्स। स्पीड के 2 टाइप। नंबर 1 एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। और एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, बढ़िया भैया। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंट वर्ड सुना है? इंस्टेंट मतलब बिल्कुल तुरंत, इसी पल, इंस्टेंट जो निकालते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instant, वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका ही फॉर्मूला होता है, इसका होता है dx/dt। परेशान मत हो तुम लोग यार, ये अभी फिलहाल कोर्स में ये नहीं है, इससे मतलब मत रखो, ये कोर्स में इससे मतलब रखो, ठीक है? अच्छा, तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अब बाकी अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।